Hello, and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 1 इसका अपलोड हो चुका है पहले ही। आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी, बेसिक जो डेफिनेशंस थे, वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कुछ और बातों को आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अबाउट द विस्कोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। चलिए देखते हैं विस्कोसिटी के बारे में क्या बात समझ में आती है। देखिए, विस्कोसिटी जैसे ही नाम लिया जाए ऐसे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि विस्कोसिटी है क्या। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, ये क्या है? विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, एक जनरल सी बात करना चाह रहा हूं, है ना। आपके पास मान लीजिए अगर एक कंटेनर में मान लीजिए आपके पास कंटेनर है। इस कंटेनर में आप लोगों ने क्या भर रखा है? हनी भर रखा है, मधु भर रखा है। ठीक है, और सेम कंटेनर है, सेम साइज का कंटेनर है आपके पास, और वहां पर उसमें आपने क्या भर रखा है? मान लीजिए उसमें आपने वाटर भर रखा है। अगर मैं कहूं कि दोनों कंटेनर को किसी ग्राउंड पर फैलाने की कोशिश कीजिए तो आप देखिएगा कि पानी से भरा हुआ जो कंटेनर है, यानी पानी जब भी ग्राउंड में फैलेगा तो वो ज्यादा सरफेस को कवर करेगा रिस्पेक्टिव किसके? हनी के। इसका मतलब क्या है कि हनी में कोई एक ऐसी रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि इसके फ्लो को क्या कर रही है? अपोज कर रही है, और वो जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसी का नाम क्या है? विस्कोसिटी है। इसको इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि जो फ्लूइड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें क्या होगी? विस्कोसिटी की वैल्यू आपको ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है, ये तो कहने की बात है, लेकिन जब तक इसको हम लोग मैथमेटिकली बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग चीजों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वैसे बेसिक अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो विस्कोसिटी है क्या? इट इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल लेयर इन अ मोशन ऑफ इट्स एडजेसेंट लेयर। देखिए, एक बात तो पक्की है और एक बात तय है कि आप लोग भी ये बात जानते हो कि फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? लेयर्स में होता है। ठीक है जी, लेयर्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो कोई एक रिवर देख रहे हो ना, इसमें पानी बह रहा है। इसमें पानी जो बह रहा है तो हम ये मानते हैं कि इसमें जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? लेयर में हो रहा है। और हम सबसे निचले वाले लेयर में, यानी जो लेयर जो है वो बेड ऑफ द रिवर से कांटेक्ट में है, उसमें मानते हैं कि किसी भी तरह का मोशन मान लेते हैं कि नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा कि फ्लूइड का कोई भी तरह का मोशन हम लोगों को नहीं दिखाई देगा, यानी मोशन यहां पर हम लोग फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि यहां पर कोई मोशन जो है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, उसी बात को समझते हैं हम लोग एक नॉर्मल डायग्राम से, क्योंकि यहां से कुछ बातें निकल करके आएगी और कुछ बातें हम लोगों को यहां से समझनी पड़ेगी। देखिए, एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना रखा है। ये ढेर सारे जो आप लोगों को डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे डॉट क्या है? ये सारे फ्लूइड पार्टिकल्स को दिखाई दे रहे हैं और ये मानते हैं कि कोई एक बेड है। ठीक है, बेड के पास मान लेते हैं कि बिल्कुल ही क्या होगा कि जहां पर फ्लूइड और सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है वहां मान लेंगे कि मोशन मान लीजिए बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है अब टॉप मोस्ट लेयर से लेकर के बॉटम मोस्ट जो कि फ्लो कर रहा है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं dy अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, और मैं मानता हूं कि इसमें जो फ्लो हो रहा है, देखिए सबसे निचले वाले में क्या होगा? निचले वाले सरफेस में सबसे ज्यादा होगा रेजिस्टिंग फोर्स। तो निचला वाला जो फ्लूइड का लेयर होगा वो थोड़े कम दूर तक ट्रेवल करेगा। उसके रेस्पेक्ट में उससे जस्ट ऊपर वाला होगा वो थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा। उससे जस्ट ऊपर वाला थोड़ा और ज्यादा, और ये क्या होगा? सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, चलिए मान लेते हैं कि कोई एक फोर्स F इस पर एक्ट कर रहा है। तो मानते हैं कि dt टाइम पर, dt टाइम मतलब एक छोटा सा टाइम पर मानते हैं हम कि ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो मोशन में आया और मूव करके कहां तक पहुंचा जी? ये u डिस्टेंस कवर किया। कितने देर में? dt टाइम पर। और ये जो ऊपर वाला बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर था ना, ये तो u डिस्टेंस कवर किया ही, साथ में इसने du डिस्टेंस और कवर कर लिया। कितने टाइम पर? dt टाइम पर। ये तो खैर देख करके ही लग रहा है डायग्राम कि इसने क्या है कि ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। चलिए ठीक है, जब ये बात हो गई तो हम लोग इसको समझने के लिए क्या करता हूं मैं कि एक छोटा सा यहां पर कोशिश करता हूं कि एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से डाल दूं और एक लाइन, इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरह से इसको मिलाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, यहां एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं कि ये एंगल कितना है? d थीटा। आपको लग रहा होगा ये क्या बकवास बातें मैं कर रहा हूं। ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकलेगा और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, देख करके कैसा लग रहा है? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो देख करके ये कैसा लग रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कोशिश करता हूं tan थीटा निकालने का। tan
डी थीटा ही निकाल लेता हूं। चलिए, ये एंगल डी थीटा है, तो tan डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लिख सकता हूं क्या, du डिवाइडेड बाई du dt डिवाइडेड बाई dy। अच्छा, du dt मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ है ये कितना है, ये तो du है। क्यों, क्योंकि देखिए सेम एज यहां तक तो ये कितना आया होगा, u डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ है ये क्या है आपका, du है। कितने टाइम पर, dt टाइम पर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और बात को आगे समझते हैं। देखिए, और एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है कि अगर ये एंगल यानी डी थीटा की वैल्यू ऑफ डी थीटा ना लिख करके इसको पूरा ही मैं लिखता हूं, tan डी थीटा अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो क्या हम इस tan डी थीटा को सिर्फ डी थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, डी थीटा इज इक्वल टू du dt डिवाइडेड बाई dy, ऐसा लिख ही सकते हैं अपन। अच्छा, यहां से एक और बात समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी, एक काम कीजिए, ये dt को उठाइए और du के नीचे डालिए। देखिए अब इक्वेशन क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। देखिए यहां पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या दिखाई दे रही है, पहली चीज दिखाई दे रही है डी थीटा बाई डी टी, और दूसरी चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है आपकी, डी यू अपॉन डी वाई। चलिए इसको जरा समझते हैं हम लोग फ्रेश पेज में और बात समझते हैं कि है क्या। देखिए यहां जो आपको दिखाई दे रही है ना, क्या, डी थीटा बाई डी टी, ये कुछ और नहीं, ये है आपका रेट। जब टाइम के साथ में कोई भी चीज डिवाइड हो उसका मतलब रेट ही आ जाएगा। तो रेट किसका, रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन। देखिए बड़ी यहां पर जो है वो du अपॉन dy, एक यही चीज भी थी आप लोगों के पास, इसको हम लोग क्या कहेंगे, du अपॉन dy को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या कहानी है, देखिए रखिएगा, बहुत बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो हम लोग इसको लिख भी लेंगे, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फ्लो। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि आपने दो चीजों को सीखा अभी, डी थीटा बाई डी टी और डी यू बाई डी वाई को आप कहते क्या हो। ठीक है, अब जरा एक बात और समझ लेते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, इंटरेस्ट की चीज होगी कि आखिर क्या कारण है, रीजन फॉर विस्कोसिटी। भाई अगर विस्कोसिटी है तो इसका कोई तो कारण होगा। देखिए फ्लूइड तो हमारे पास दो तरह के है ना, पहला क्या है, एक लिक्विड और दूसरा क्या है हमारे पास, गैस। अब जरा ध्यान से देखिए, लिक्विड और गैस में विस्कोसिटी अलग अलग आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि लिक्विड में आखिर वेलोसिटी क्यों होती है, विस्कोसिटी क्यों होती है, और गैस में विस्कोसिटी क्यों होती है। तो जब हम लोग लिक्विड की बात करेंगे ना विस्कोसिटी से रिलेटेड, तो लिक्विड में जो भी विस्कोसिटी होगी वो होगी ड्यू टू कोहेजन। ड्यू टू कोहेजन आपको पता है एक तरह का फोर्स है जो कि सिमिलर पार्टिकल पर लगता है। तो जब पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा, देखिए मान लीजिए अगर मैं यहां पर ढेर सारे पार्टिकल्स बना रहा हूं, है ना, इस पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ करके कहीं और जाना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे ना। तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए रहेंगे और ये बेसिकली क्या करेंगे, ये फोर्स को अपोज करेंगे। लेकिन गैस में कोहेजन अगर हम लोग कहें तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो गैस में अगर आप लोग विस्कोसिटी की बात करोगे तो ये होता है ड्यू टू कोलिजन। अच्छा, कोलिजन की वजह से क्यों होगा, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। कोलिजन का मतलब क्या है, कोलिजन का मतलब आपको एक बात तो पता है कि गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, काफी
डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए गैस के ये पार्टिकल कुछ डिस्टेंस में, जब ये आपस में टकराएंगे ना, जब फ्लो करने की अपन कोशिश करेंगे, कोई फोर्स लगा करके इसको फ्लो करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। जब एक दूसरे से ये टकराएंगे तो ये क्या करेंगे जी, ये करेंगे मोशन को अपोज, और मोशन को जब अपोज करेंगे, जब मोशन होने में दिक्कत होगी तो हम लोग क्या कहेंगे भाई कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर आ रही है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी है क्या, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि क्या करेगा, अगेंस्ट दी मोशन काम करेगा। तो आपको दो बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि लिक्विड और गैस में जो विस्कोसिटी है उसका मेन कॉज क्या है। लिक्विड में जो मेन कॉज होता है वो विस्कोसिटी का, वो ड्यू टू कोहेजन होता है, जबकि गैस में क्या होगा, कोलिजन ऑफ द पार्टिकल होगा। ठीक है जी, चलिए ये बात अगर समझ में आ गई तब इसका मतलब है कि अब आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए विस्कोसिटी वैसे हम लोग पढ़ना तो यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बेसिक बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। विस्कोसिटी में देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये क्या कहता है कि द विस्कस शियर स्ट्रेस, ठीक है, जैसे ही नाम मैंने दिया विस्कस शियर स्ट्रेस, तो भाई किसी भी शियर को आप लोग किससे दिखाते हो, टाउ से। ये टाउ है शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन एनी टू लेयर ऑफ द फ्लूइड, दो लेयर ऑफ द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ दोज टू लेयर। इतना कहते के साथ आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है। अभी अभी आप लोगों को पता है du डिवाइडेड बाई dy, बस यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन बात यहां पर आकर के खत्म नहीं होगी, बात यहां से आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है इसको आपको हटाना पड़ेगा। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाइएगा तो आप एक कांस्टेंट लेकर के आइएगा, और यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसका नाम है म्यू, टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। अब ये म्यू है क्या, इस म्यू को जरा समझिए, ये म्यू ही सारा काम खराब करेगा। ये म्यू कुछ और नहीं, ये है आपका डायनामिक विस्कोसिटी। ये म्यू क्या है आपका, डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए ये फॉर्मूला तो आपने बना दिया, लेकिन इस फॉर्मूले से काम नहीं होता है। इसमें जो एक अपने पास में गेस्ट आया हुआ है ना, ये गेस्ट कौन सा है, जरा देखिए ध्यान से। बाकी सबको तो आप पहचानते हो, जो नया मेहमान आया है वो नया मेहमान हमारे पास ये म्यू। अब इस म्यू के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि म्यू का यूनिट क्या है। सबसे बड़ी जानकारी यही होती है कि आप म्यू का यूनिट निकालिए। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन हमारे सामने है। देखिए ये है क्या, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट हमारे पास है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। म्यू, चलिए म्यू को म्यू ही रखता हूं मैं। डी क्या बता रहा है भाई, इसके स्पीड को बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं क्या। डी वाई क्या है, डिस्टेंस को बता रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मीटर है। इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तो सारा खेल आपको समझ में आ गया। देखिए इस मीटर के साथ मैं क्या करता हूं, इस मीटर को कैंसिल कर देता हूं। इस मीटर के साथ इस मीटर को कैंसिल किया मैंने। अब म्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन। ये सेकंड इसके साथ आ जाएगा, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए सारे यूनिट्स आपको ऐसे ही निकालने होंगे, खुद से कोशिश करके निकालना होगा तभी मजा आएगा। अच्छा, विस्कोसिटी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है और एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक और काइनेमेटिक शब्द से ही आपको पता चल जाएगा। डायनेमिक हम लोग किसको कहते हैं, जहां पर हम लोग कॉजेस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। और जहां हमको कॉज ऑफ मोशन से मतलब ही नहीं है, बस देख रहे हैं कि मोशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पर म्यू के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड जो यूनिट निकल करके आई है वो क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन आया कहां से है, ये दुनिया में अवतरित कैसे हुआ है। न्यूटन का मतलब क्या है, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, एक न्यूटन के बराबर होता है, किसके बराबर होगा जी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा शौक जाग जाए अंदर से कि आप इस डायनेमिक विस्कोसिटी यानी म्यू की यूनिट केजी में बताना चाहो, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो कैसे बता सकते हैं अपन, एक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा जरा ध्यान से, यही यूनिट है। इसको मैं कोशिश करता हूं किसमें चेंज करने के लिए, केजी मीटर में। तो एक न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये सेकेंड अपना सेकेंड ही रह जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। यही है कहानी पूरी की पूरी। अब देखिए जरा आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये यूनिट किसकी है, म्यू की है ना। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड।
ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 सेकेंड इस सेकेंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड। ये म्यू की क्या आ गई, आपकी एसआई यूनिट आ गई, किसके फॉर्म में आ गई, केजी मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। लेकिन बात यहीं पर आकर के नहीं रुकेगी, आप एक बात और ध्यान दीजिए कि केजी पर मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, म्यू को मैं एक और बात लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, केजी पर मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पास्कल। तो 1 पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड। देख रहे हैं कितनी सारी जो है वो इसके साथ में जो है चीजें चली आ रही है, ठीक है, 1 बाई 1 चीजें आ रही है। अब आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, देखिए जरा वो क्या होगी कि ये केजी है ना, ये देख करके आपको क्या लग रहा है, ये तो भाई एसआई यूनिट से आप लोगों ने कन्वर्ट किया है। कभी अगर बात आ जाए सीजीएस के फॉर्म में, सीजीएस अगर यूनिट में अगर आपको इसको चेंज करना हो, यानी केजी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। तो ये हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारे पास क्या आया है वैल्यू म्यू के लिए, केजी पर मीटर सेकेंड। इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसमें, सीजीएस में। चलिए सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बताइए मुझे 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो बेचारा सेकंड रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 केजी पर मीटर सेकेंड, देखिए पर मीटर सेकेंड, मैं इसी को जो है वो क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर ग्राम तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, और यहां नीचे बेचारा सेकेंड प्यारा सा वैसे ही पड़ा रह जाएगा, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1 केजी पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। देखिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी जो है कन्वर्ट करने के लिए आएगा केजी को ग्राम में, क्योंकि हमेशा आता है, ठीक है, विस्कोसिटी के केस में, डायनामिक विस्कोसिटी के केस में आपके साथ अगर कभी खेला जाएगा तो यूनिट के साथ खेला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसी बात को और अगर ध्यान से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 ग्राम। देखिए आप इसी तरह से चीजों को लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको और अगर मन नहीं जुट रहा है, आपको अगर मन कर रहा है नहीं मैं न्यूटन में कहूंगा, तो चलिए ये भी कह देते हैं, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। चलिए आपने हर तरह से इसको कन्वर्ट किया, लेकिन ये जो कहानी है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये कहानी क्या है कि इसका कुछ नाम रख दिया गया है। क्या रखा गया है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को कुछ कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पॉइस। इसको क्या कहा जाता है, पॉइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 केजी, चलिए फिर से मैं लिखता हूं, 1 केजी पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। इसका मतलब आपको कभी अगर 1 पॉइस दे दिया गया है और आपको कन्वर्ट करना है उसको बड़े यूनिट में, तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, आप सीधा सीधी क्या कीजिएगा, 10 टू द पावर -1। अगर इसको आप -1 के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 10 टू द पावर -1 का मतलब और क्या हो सकता है, देखिए जरा, अब आप लोग इतने समझदार हो गए 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड। देखिए बहुत ज़्यादा भी चीज़ें आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा भी चीज़ें उलझी हुई नहीं है, आपको यूनिट के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट के साथ आपने अगर नहीं खेला तो यूनिट आपके साथ एग्जामिनेशन में खेल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, आप आराम से यूनिट को समझ सकते हैं कि 1 पास्कल सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 केजी पर मीटर सेकेंड होता है, और 1 केजी पर मीटर सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसको अगर आपको पॉइस के टर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 केजी पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10 पॉइस। ठीक है जी, यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा है क्या, डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी मैं इसीलिए बोल रहा था ना आपसे कि इसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन को देखते हैं। देखिए इसमें जो यूनिट आई है ना, ये फोर्स की यूनिट न्यूटन इसीलिए आई है क्योंकि इसमें कॉज ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं। जब अपने को कॉज ऑफ मोशन से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ अपन ये देखते हैं कि मोशन हो रहा है, वो क्या आ जाएगी आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो देखिए डायनामिक विस्कोसिटी, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, इसको स्मॉल न्यू से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे न्यू बना देते हैं।
न्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू आपके पास निकल करके आएगा डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो आपको याद ही होगा रॉ, ठीक है। तो अब रॉ जब आपके सामने आ गया है तो आप चीज़ों को और अच्छी तरह से बता सकते हो कि मास अपॉन वॉल्यूम हम लोग लिखते थे रॉ के बारे में। चलिए अब इसकी यूनिट पर फिर से आकर के खेलते हैं। देखिए जो मैंने अभी आपसे बात की किसके बारे में, डायनेमिक विस्कोसिटी की, अगर केजी में मैं इसका यूनिट लिखूं तो क्या होता है, केजी पर मीटर सेकेंड, यही तो होता है। और डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किस में लिखेंगे अपन, केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में, मीटर क्यूब। इसी इक्वेशन को जरा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, केजी डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय केजी। देखिए एक केजी के साथ ये केजी कट गया, ये m के साथ ये m कैंसिल होकर के क्या बचेगा यहाँ m स्क्वायर। इसका मतलब है न्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यू की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत छोटी सी प्यारी सी यूनिट निकल करके आई न्यू की, क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन फिर वही कहानी है कि आपने इसको जो निकाला है वो एसआई यूनिट में निकाला है। किस में निकाला है आपने, एसआई यूनिट में निकाला है। आपको चाहिए होगा सीजीएस में, और जब सीजीएस की बात कीजिएगा तो आपको ये बात जरूर और जरूर पता होगा, क्या पता होगा जी, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे जी, तो आप क्या कहिएगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। जब ये बात पता है तो चीज़ें आप आराम से बना सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। न्यू की अब वैल्यू हम लोग किस में लेंगे, अब हम लोग लेंगे सीजीएस में। तो न्यू इज इक्वल टू कितना हमारे पास, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम लोग जरा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। मीटर की जगह में मैं क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए गुणा में पावर जुटता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये फिर से कहानी वही निकल करके आएगी कि जब आपने वहां पर पॉइस एक नया नाम दिया था तो आपको यहां भी एक नया नाम देना पड़ेगा, वरना क्या है कि ये नाराज हो जाएगा। एक नया नाम देते हैं, इसको एक नया नाम देते हैं, बहुत ही मजा आएगा इसको नाम देते वक्त। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो आपने क्या कहा, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपने कहा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम लोग और कुछ नहीं स्टॉक के नाम से जानते हैं, 1 स्टॉक्स, ठीक है, 1 स्टॉक्स। तो इसका मतलब आपने अगर रिलेशन बनाना है तो कैसे बना दीजिएगा आप, सिंपली बताइएगा 10 टू द पावर 4 स्टॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए यहाँ भी आपके पास आकर के बात खत्म हो जाती है। यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी के साथ आपने चीज़ों को समझ लिया है। अगर एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपसे बात करूं तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी होगी कि डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या थी, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन dy थी। जबकि आपके पास में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, न्यू इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डिवाइडेड बाय रॉ, जहां पर रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। अगर आपने ये दो फॉर्मूले अभी तक नहीं दिमाग में बैठाए हैं तो फिर आगे चल करके आपको परेशानी थोड़ी सी हो सकती है। चलिए हम लोग फिर और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी होगी, थोड़ी सी मजेदार भी होगी। और वो नेक्स्ट बात क्या होगी आप लोगों के लिए, जरा देखिए यहाँ पर, देखिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी, इसमें जो मेजर चीज है वो टेम्परेचर है। इस पर बात करते हैं हम लोग कि होगा क्या। देखिए किसी भी लिक्विड में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो कोहेजन जो है वो घटेगा। अब आप पूछिएगा कैसे, तो इसका एग्जांपल बहुत एक जनरल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एक काम कीजिएगा कि घर में एक फ्राई पैन लीजिएगा और उसमें जरा फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल, जो आप घर में यूज़ करते हो ना, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल फ्राई पैन में डाल दीजिएगा। ये मान लीजिए आपके पास ये फ्राई पैन है, आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप जरा उसको यूं हिला करके देखिएगा, आपको लगेगा कि भाई बहुत मुश्किल से फैल रहा है ना, पूरी अच्छी तरह से नहीं फैलेगा। फिर क्या कीजिएगा, गैस स्टार्ट कीजिएगा, स्टोव स्टार्ट कीजिएगा और उसमें इस फ्राई पैन को विद मस्टर्ड ऑयल रख दीजिएगा। थोड़ी देर बाद जब आप देखिएगा ना कि ये तेल जब है, ये ऑयल जो है, ऑयल जब गर्म हो गया है, अब अगर आप इसको फैलाइएगा तो बहुत आसानी से फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोहेजन क्या होगा, घटेगा। और जब कोहेजन घटेगा तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चीज की घट जाएगी।
ठीक है, बात समझ में आई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले आपने क्या किया, फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया, उसको आपने फैलाने की कोशिश करी, लेकिन आप देख रहे हो क्या कि वो बहुत आसानी से नहीं फैल रहा है। फिर आपने क्या किया कि स्टोव के ऊपर रखा, उसको गर्म किया, ठीक है, नीचे से आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। ये चलिए हीट भी बना देता हूं मैं। नीचे से आपने क्या किया, इसको गर्म किया। जब गर्म किया, जब फ्राई पैन आपका गर्म हुआ, जब ऑयल आपका गर्म हुआ, तो आपने क्या देखा कि बहुत आसानी से वो क्या हो रहा है, फ्राई पैन में फैल रहा है। नहीं होता है तो आज घर में करके देखिएगा ये चीज़। तो इसका मतलब क्या है कि कोहेजन की वैल्यू घटी है ना, और जब कोहेजन की वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। लेकिन गैस के साथ ऐसी बात नहीं होगी। जब आप गैस में टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, चलिए गैस के लिए हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे ना तो गैस के पार्टिकल और तेजी से क्या करेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ढेर सारी ये गैस के पार्टिकल है, आपने क्या किया, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये क्या होंगे, भागने के लिए और ज्यादा इधर उधर दौड़ने की कोशिश करेंगे। जब इधर उधर दौड़ने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन घटेगा या बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ रहा है ना। जब भाग दौड़ ज्यादा मचेगी तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा। और जब कोलिजन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जहां लिक्विड में विस्कोसिटी की वैल्यू घटती है, वहीं टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस में क्या होगी, विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको थोड़े बहुत विस्कोसिटी से रिलेटेड ये आइडिया हो गए होंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उससे क्या होगा कि आपको और भी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और क्या करना है आपको कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने कॉपी में नोट कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।